नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य। जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान की जो विद्रूपित होती हुई और असमान रूप से बढ़ रही शिक्षा पद्धति को देखते हुए और निजी क्षेत्र में, कंपनी क्षेत्र में और बाह्य जगत में बढ़ते हुए आंगलीकरण के वर्चस्व के कारण कहीं न कहीं राज्य सरकार के द्वारा 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिक्षा श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी के द्वारा अटल उत्कृष्ट विद्यालय संगठित किए गए। प्रत्येक विकास खंड में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय, कुल मिलाकर के 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए और जिनको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से संयुक्त कर दिया। और यद्यपि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद कहीं पे भी अंग्रेजी माध्यम की बात नहीं करता है, ये पूरा यदि आप प्रोस्पेक्टर पढ़ते हैं तो कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है कि वो प्राइवेट स्कूल्स को मान्यता देता है, तो उसके कारण कई लोग सोच लेते हैं न पढ़े हुए भी कि शायद सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम की बात करता है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है, जो परीक्षा पैटर्न है, जो परीक्षा कराने जाने की पद्धति है, जो पंजीकरण की पद्धति है, जो आवेदन पत्र भरने की पद्धति है, वो सब सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया। और कहीं न कहीं यह भी राज्य सरकार की मंशा थी कि हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, प्राय हमारे जो उत्तराखंड परिषद के बच्चे हैं, ये भी कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धी बने और अखिल भारतीय स्तर पर सीबीएसई बोर्ड से मुकाबला कर सकें। अवधारणा अच्छी थी, उद्देश्य अच्छे थे, लेकिन क्या आवश्यकता पड़ी सीबीएसई, क्या जो तंत्र, जो सिस्टम हमारा सीबीएसई में है, क्या उस तंत्र को हम उत्तराखंड बोर्ड पे, अपने बोर्ड पे विकसित नहीं कर सकते हैं? वही सरकारी शिक्षक और समान वेतन मिलता है, सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं, तो वही योग्यताएं क्या हम इस प्रकार का जो कार्य योजना है हम उत्तराखंड बोर्ड में नहीं बना सकते हैं, नहीं सृजित कर सकते हैं? नंबर 1 प्रश्न। और दूसरा, अटल उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ से ही विवाद के विषय बने रहे, क्योंकि इनको बनाए जाने के पीछे उतनी व्यापक तैयारी हमारी जो विभाग की थी वो नहीं थी, और उसके कारण ये विवाद के विषय बने रहे। क्योंकि सुगम अटल उत्कृष्ट विद्यालय में तो शिक्षकों की पूर्ति थी, शिक्षकों के स्थान रिक्त नहीं थे अधिकतर, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र के अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाए और वहां पे 2-2, 3-3 अल्टी शिक्षक, 2-2, 3-3 प्रवक्ता पूरे इंटर कॉलेज को संचालित कर रहे थे। कैसे एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण 4, 5, 6 शिक्षक इंटर कॉलेज में करा सकते हैं 9-10 कक्षाओं तक, यानी कक्षा 6 से 12वीं तक, और जहां विज्ञान वर्ग भी है तो वहां पे 9 कक्षाएं हो जाती हैं। तो कैसे वो संभव हो सकता है? तो इसके बाद सरकार के द्वारा कुछ समय बाद इसकी एक परीक्षा आयोजित कराई अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए, और सुगम जाने की चाहत से कई शिक्षक साथियों के द्वारा आवेदन किया गया। लेकिन अचानक ही जो पर्वतीय विद्यालय थे, अन्य सामान्य विद्यालय भी, वह भी रिक्त हो चले और सुगमों की सीट्स तो पूरी भर गई, लेकिन अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र के थे वहां पर रिक्तियां और बढ़ गई। तो ये बहुत बड़ी चुनौती लेकर के सामने आया। और उसके बाद जब विभिन्न प्रकार का पंजीकरण होना था और विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, ये सब होना था, साइट बनाना अटल उत्कृष्ट विद्यालय की, ये सारी चुनौतियां लेकर के हमारे सामने खड़ी हुई थी। और जब उसके बाद पंजीकरण शुल्क की बात आई, जब फिर पिछले सत्र में परीक्षा शुल्क की बात आई, तो अभिभावकों पर एक रोष सामने आया और पीटीए, एसएमसी, अभिभावक, स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया कि इतना शुल्क, एक मुश्त शुल्क हम कहां से लाएं? क्योंकि स्थिति भी ऐसी थी, जिन अभिभावकों के पास एक नियमित रोजगार नहीं है, वो अभिभावक यदि उनके कक्षा 10वीं और 12वीं में 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ, तो कहां से 12-15 हजार रुपया ला सकते हैं? ये इससे हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का एक जो संकेत था वह बहुत समाज में गलत गया, और इसका विरोध हुआ विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और सरकार को विभिन्न प्रकार के परामर्श भी दिए गए कि इनका शुल्क कम किया जाए। तो सरकार के द्वारा फिर निर्णय लिया गया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका शुल्क सरकार देगी। तो फिर कहीं न कहीं स्थिति सामान्य आने लगी। लेकिन उससे पहले ही एक सत्र के बाद हमारे जो एनरोलमेंट था, हमारा जो पंजीकरण स्तर था, वह कम हो गया था अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का। और उसके बाद जब 2023 में
अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का परीक्षाफल आया तो वो परीक्षाफल बहुत निराशाजनक परीक्षाफल रहा। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा सोचा गया था कि हम अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना इसलिए कर रहे हैं और यह इसका लक्ष्य था और यह इसका प्रतिफल रहेगा, लेकिन जो सोच थी, जो अवधारणा थी, उसके विपरीत परीक्षाफल रहा। यहां तक कि जहां पे पूरा शिक्षक स्टाफ था जिन विद्यालयों में, वहां पे भी परीक्षा फल बहुत ही न्यून रहा और ये बहुत ही शोध का चिंताजनक विषय रहा। और उसके बाद गर्मियों का जब समस्त सरकारी विद्यालयों में अवकाश होता है शिक्षकों का, तो जहां जहां पे छात्र इम्प्रूवमेंट के लिए आए वहां पे शिक्षकों के लिए आदेश कर दिया गया। उन्होंने शिक्षकों के लिए, जिन जिन शिक्षकों का रिजल्ट खराब था और जिनके छात्र इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने वाले थे, तो उनके लिए आदेश कर दिया कि वो गर्मियों की छुट्टियों में भी विद्यालयों में बन करके पढ़ाई करवाएंगे, अपने बच्चों को तैयार कराएंगे। ठीक हुआ। उसके बाद हमारे शिक्षक साथियों को ईएल भी मिल गया और ये अच्छा रहा। जो निराशा थी, जो एक टेंशन, चिंता थी, वो कहीं न कहीं थोड़ा कम हुई। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के अखबारों में, सोशल मीडिया में अटल उत्कृष्ट विद्यालय कुछ समय तक छाए रहे और उनके समर्थन में, विरोध में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, टिप्पणियां आदि हो रही थी। तो हमारा जो शिक्षक समुदाय है, शिक्षक समुदाय की भी, अधिकतर शिक्षक समुदाय की भी यही मांग थी कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को यदि बना ही दिया तो सीबीएसई बोर्ड में ले जाने की क्या आवश्यकता थी। क्या इस प्रकार का पाठ्यक्रम, क्या इस प्रकार की शिक्षण पद्धति, क्या इस प्रकार का मूल्यांकन पद्धति, क्या इस प्रकार का परीक्षा पद्धति क्या उत्तराखंड बोर्ड में सृजित नहीं की जा सकती है? की जा सकती है। उसके बाद 4 अगस्त 2023 में राजकीय शिक्षक संघ के मांग पत्र में एक बिंदु यह भी था कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से हटा करके उत्तराखंड बोर्ड में सम्मिलित कर दिया जाए। और उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जो वर्तमान के डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं, उनके द्वारा आदेश दिया गया अधिकारियों को कि अभिभावकों, छात्रों, पीटीए एसएमसी अध्यक्षों और शिक्षक समुदाय से विचार विमर्श करके, गोष्ठियां कर करके यह निर्णय लिया जाए कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई से संचालित किया जाए कि उत्तराखंड बोर्ड से संचालित किया जाए। वर्तमान में हमारे आदरणीय निदेशक महोदया का पत्र हमारे लिए आया है कि इस प्रकार की बैठक आयोजित करनी है प्रत्येक अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में और उसके बाद निर्णय लेकर करके शासन को भेजना है, विभाग को भेजना है। ये तो इसकी एक जो मूल अवधारणा थी वह थी। अब हम बात करते हैं आगे को कि सबसे पहले जब हम नई शिक्षा नीति 2020 का और एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की बात करें, और उससे पहले भी हम देश के जितने भी महापुरुष हुए, शिक्षाविद हुए, हमारे देश के नीति निर्माता हुए, भारतीय संविधान की मूल अवधारणा हुई और पहले की जो शिक्षा नीतियां रही, उन सभी का अवलोकन करते हुए और देश के नहीं, जितने विश्व के देश हैं, उन समृद्ध देश हैं, विकसित देश हैं, उन देशों की शिक्षा पद्धतियों का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम यह निष्कर्ष में पहुंचे कि हमारे देश को किस प्रकार की शिक्षा पद्धति आवश्यकी है। क्या इस जो वर्तमान में भारत में शिक्षा पद्धति हमारी पल्लवित, विकसित, विद्रूपित हो रही है, असमान शिक्षा, क्या इसकी आवश्यकता है? या हमारे देश को इस प्रकार की आवश्यकता है कि एक गांव, गरीब देहात से पैदा हुआ बच्चा भी उसी शिक्षा पद्धति से शिक्षा अर्जन करे और एक बहुत महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा और बड़े अधिकारी का, बड़े नेता का, न्यायविद का, व्यापारी का बच्चा जो है वह भी उसी शिक्षा पद्धति से शिक्षा अर्जन करे? तो यदि वर्तमान में हमारी नई शिक्षा नीति 2020, हमारा एनसीएफ 2023 हमारे देश में समान शिक्षा की बात कर रहा हो, हमारे देश में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा हो, 8वीं तक की शिक्षा की बात कर रहा हो, भारतीय संविधान 8वीं तक की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से कर रहा हो, और हमारी जो एनसीएफ है, नई शिक्षा नीति है, हमारे देश की भाषाओं का विकास करने की बात कर रहा हो, हमारे देश में केंद्र सरकार के सहयोग से
केंद्र सरकार की जो निज मंशा है उससे एमबीबीएस जैसे पाठ्यक्रमों में, तकनीकी पाठ्यक्रमों में, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में मातृभाषा के माध्यम से पाठ्य पुस्तकें निर्मित हो रही हैं और शिक्षण प्रारंभ हो रहा है। और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से, हिंदी सहित क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से भी परीक्षा आयोजित की जा रही हो। तो सबसे पहले तो यह सोचना जरूरी है अभिभावकों को, छात्रों को, कि ऐसा क्यों हम माहौल बना दे रहे हैं कि हम जिस बच्चे ने कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी माध्यम और क्षेत्रीय मातृभाषा के माध्यम से पढ़ा है और उस बच्चे को हम कक्षा 6ठी में गणित विज्ञान अंग्रेजी माध्यम में थमा दे रहे हैं, हम अंग्रेजी माध्यम से पुस्तकें दे रहे हैं और उस बच्चे का जो अधिगम स्तर है वो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, उसको हम धरातल में अनुभव कर रहे हैं। जो कक्षा का सुपर बच्चा है, जो उत्कृष्ट बच्चा है, उसको शिक्षक अच्छा पढ़ाने के बाद भी, अच्छा शिक्षक होने के बाद भी गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में उसका जो अधिगम स्तर है वो बहुत गिर जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को, शिक्षक साथियों को, अभिभावकों को, छात्रों को यह सोचना है कि क्या यह नियम हमारे ग्रामीण देहात के बच्चों के लिए सही है। मैं अपने विद्यालय की बात करूं तो मेरे विद्यालय में लगभग 20 से 25 टीसी इस कारण कटी हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं में कि उनको समझ में नहीं आ रहा है गणित विज्ञान और वो इसलिए यहां से नाम कटवा करके दूसरी जगह जा रहे हैं और इसके सभी लोग साक्षी हैं। और दूसरा, यह जानने की जरूरत है, जब नई शिक्षा नीति 2020 एनसीएफ 2023 शिक्षा नीति हमको दे रहा है, शिक्षा के नियमों को हमें दे रहा है, तो हम उन नियमों के अनुसार क्यों नहीं चल रहे हैं। हमारे विभाग की, हमारे लोगों की अलग अलग नीतियां क्यों चल रही हैं। क्यों नहीं एक निर्णय लिया जाता है, हमारे पूरे देश में, राज्यों में एक शिक्षा समान पद्धति क्यों नहीं की जाती है। वो अगर आपको अंग्रेजी का वातावरण बढ़ाना है, हर जगह अंग्रेजी अनिवार्य करनी है, तो आप कक्षा प्रथम से ही अंग्रेजी अनिवार्य कर दीजिए। यद्यपि ये शिक्षा शास्त्र सिद्धांतों के विपरीत है, नई शिक्षा नीति 2020 के और पहले की नई शिक्षा नीतियों एनसीएफ 2023 के विपरीत है, क्योंकि यह एक सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है। हमने बीएड में भी पढ़ा था कि बच्चा जो मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन करता है, अधिगम करता है, वह सर्व सुलभ होता है और उसको बहुत जल्दी अधिगम हो जाता है। और जब किसी दूसरी भाषा के माध्यम से वो पढ़ता है, अध्ययन करता है, तो उसको रटना पड़ता है, वो उसमें सोच नहीं पाता है, उसमें विचार नहीं कर पाता है, उसको उस चीज को रटना पड़ता है। और विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, आप 20 जो टॉप देश हैं हमारे विश्व के विकसित देश, उनकी शिक्षा पद्धति को आप देख लीजिए कि वो अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण कराते हैं और वो तकनीकी में भी आगे हैं, विज्ञान में भी आगे हैं, वो सामाजिक क्षेत्र में भी आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। और वो टॉप, नीचे से टॉप उन 20 देशों को आप गिन लीजिए जहां की शिक्षा पद्धति दूसरी भाषा में दी जाती है या किसी विदेशी भाषा में दी जाती है, वो देश सबसे नीचे हैं शिक्षा के स्तर पर और विकास पे। और ये सर्वमान्य सिद्धांत है। वस्तुतः देश में ऐसा माहौल बना दिया है कुछ लोगों के द्वारा कि हमारे लॉर्ड मैकाले तो हमारे देश से चला गया, लेकिन लॉर्ड मैकाले का जो रक्त है कई लोगों के बिंदु बिंदु में, रक्त बिंदु में वो समाया हुआ है। तो वस्तुतः होता क्या है कि वो जो लॉर्ड मैकाले का रक्त बिंदु है वह खत्म नहीं हो पाता है, वो हमारे शरीर से निकल नहीं पाता है। इस कारण हम इस प्रकार के कार्यों को, इस प्रकार की नीतियों को, इस प्रकार के आदेशों को हम कर देते हैं, जिससे हमारी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की, पर्वतीय पृष्ठभूमि की, दुर्गम पृष्ठभूमि की जो मेधाएं हैं उनका नाश होता है और वो नीचे को गिरती हैं। मैं बार बार कहते आया हूं शिक्षा के संबंध में
कि इन्हीं सरकारी विद्यालयों से, इन्हीं हिंदी माध्यम विद्यालयों से पढ़े हुए अच्छे न्यायविद बने, कुलपति बने, शिक्षक प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, वकील बने, समाज सेवी बने, अपने अपने क्षेत्र में कवि लेखक बने। तो वर्तमान में ऐसी नीतियां क्यों बन रही हैं शिक्षा विभाग में कि विभिन्न प्रकार की जो विद्रूपीकरण, विभिन्न प्रकार की असमानताएं व्याप्त हो जा रही हैं। और यह भी सोचने की बात है, क्यों हम कुछ ही विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट जैसा नाम देते हैं, कुछ ही विद्यालयों को हम आदर्श जैसा नाम क्यों देते हैं? क्यों ना हम सभी विद्यालयों को आदर्श बनाएं, हम क्यों ना सभी विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट बना दें, अर्थात क्रिया रूप में, खाली नाम से नहीं। क्योंकि नाम बदल दिया, फलक बदल दिया, बोर्ड बदल दिया, उससे कहीं न कहीं समानता शिक्षा में नहीं आ सकती है, उससे शिक्षा का विद्रूपीकरण होने से नहीं बच सकता है। तो मेरा सभी अभिभावकों से, छात्रों से, शिक्षकों से, अधिकारियों से, नीति निर्माताओं से निवेदन है कि शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों को समझते हुए, हमारी नई शिक्षा नीति 2020 एनसीएफ 2023 को समझते हुए, महापुरुषों के विचारों को समझते हुए और जो मूल अवधारणा है उसको समझते हुए शिक्षा नीतियां बनाई जाएं। और इस प्रकार का वातावरण बिल्कुल भी न बनाया जाए शिक्षा विभाग में कि बगल वाला किसी अन्य माध्यम को पढ़ रहा है, बगल वाला किसी अन्य पुस्तक को पढ़ रहा है और दूसरे स्कूल वाला कुछ अन्य पुस्तक माध्यम से पढ़ रहा है। कल के दिन जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो तब तो सब एक ही परीक्षा देंगे ना। उस समय उस स्कूल से पढ़ी हुई मेधा का क्या होगा जिसको हमने अटल उत्कृष्ट नाम नहीं दिया या जिसको उस माध्यम से हमने नहीं पढ़ाया। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही सुझाव है कि हम उस चीज को लागू करें जिससे हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के, देहात की जो बच्चे हैं वो विषय को समझ सकें, वो गणित को, विज्ञान को, सामाजिक विज्ञान को, भूगोल, इतिहास, राजनीति को समझ पाए अच्छी तरह। सबसे पहले यह सोचना है और दूसरा यह सोचना है कि सबको समान एवं सर्व सुलभ शिक्षा मिले। विभिन्न प्रकार के नामकरण करके विद्यालयों को, शिक्षा पद्धति को बांटना कथमपि मैं एक शिक्षक होने के नाते, धरातल में जुड़े हुए होने के नाते मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों का उससे नुकसान होता है। कितने बच्चों का नुकसान हुआ, बिना सोचे समझे अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना कर दी, अपने बोर्ड से हटा करके, उत्तराखंड बोर्ड से हटा करके सीबीएसई में मान्यता दिला दी। कितना पैसा खर्च हुआ और कितने बच्चों का नुकसान हुआ, कितने बच्चों का अधिगम स्तर गिरा, कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। ये प्रयोग किसके लिए घातक साबित हुआ? हमारे बच्चों के लिए घातक साबित हुआ। इसलिए निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहूंगा कि सीबीएसई की जो मूल्यांकन पद्धति है, परीक्षा पद्धति है, आवेदन पत्र भरने की जो पद्धति है, मूल्यांकन जो समस्त पद्धति, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। हमने उसमें 2 वर्ष काम करके देख लिया है और उसी पद्धति को यदि उत्तराखंड बोर्ड में भी लागू कर दिया जाए तो क्या गलत है। और बच्चे को किसी भाषा माध्यम में न लादा जाए, भाषा को सेपरेट रूप से पढ़ाया जाए, मैं इसका समर्थन करता हूं। इसका समर्थन नई शिक्षा नीति भी करती है, बहुभाषावाद। आप विभिन्न प्रकार की भाषाएं पढ़ाएं और वैसे भी एनसीए अपने 2 भाषाएं, भारतीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने का तो आदेश दे ही दिया है। लेकिन जो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादि विषय हैं, इनको उसी भाषा के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाए जिस भाषा के माध्यम से बच्चा बिल्कुल मस्त होकर करके समझ पाए, अधिगम कर पाए, उसी में अभिप्रेरित किया जाए, वही नियम बनाया जाए। यह बच्चे के जीवन के लिए श्रेयस्कर होगा।